बुक कीपिंग अकाउंटिंग बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उसे लेजर में क्लासिफाई करने को हम बुक कीपिंग कहते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासिफाई किया जाता है। Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel and Count Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. गाइस, आज के वीडियो में हम बुक कीपिंग अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल में जानेंगे कि बुक कीपिंग सिस्टम का क्या मीनिंग है, डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, दोनों के क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या विशेषताएं हैं, दोनों के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो गाइस, आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलेगी। और आज का वीडियो सभी लोगों के लिए है जो लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है या जो अकाउंट्स की नॉलेज, बेसिक नॉलेज चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाट इज मेंट बाय बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शंस को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देयर आर टू मेथड्स या देयर आर टू सिस्टम्स, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज पास की जाएंगी, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक ही एंट्री पास की जाएगी। तो अगर डबल एंट्री बुक कीपिंग को हम देखें तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज पास होंगी, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन को 2 जगह लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट में। यानी हर एक ट्रांजैक्शन में जो 2 एस्पेक्ट्स हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। जब हम कोई लेन देन करते हैं तो कुछ आता है और कुछ जाता है, इन दोनों को रिकॉर्ड करना कहलाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो इसके अकॉर्डिंग एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। और इस तरह से देखें तो हर एक डेबिट के बराबर में उतने ही अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। यानी एवरी डेबिट मस्ट बी मैच्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो चलिए इसको जानने के लिए और हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि फर्नीचर जो है परचेज किया गया है 50,000 रुपीज का। तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, एक तो फर्नीचर और कैश। यानी फर्नीचर आया और कैश गया, तो हमने फर्नीचर के डेबिट पे 50,000 लिखा है और कैश को क्रेडिट किया है 50,000 से। अगर आप देखें तो इस ट्रांजैक्शंस को 2 जगह रिकॉर्ड किया गया, फर्नीचर के डेबिट में तो कैश के क्रेडिट में। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट है, इसका रूल क्या है, इसके लिए आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग वीडियो देखना चाहिए मेरा, जो कि मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे बनाया है, उसको आप जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं कि फर्नीचर को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है, एक के डेबिट में तो दूसरे के क्रेडिट में एंट्री की गई है। उसी तरह से अगर हम गुड्स को बेचते हैं तो पैसा आया और सामान गया, माल गया, तो कैश के डेबिट में हमने किया 30,000 और सेल्स को हमने रिकॉर्ड किया 30,000 से। अगर आप इसमें देखें तो एट द एंड ऑफ द पीरियड ये टोटल आपका मैच हो जाएगा 50 + 30 80 और इसमें भी 50 + 30 80। इसमें हमने डबल एंट्री में देखा कि एक अकाउंट के डेबिट में एंट्री हो रही है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में। इस तरह से जितना हमने 50,000 अगर डेबिट किया तो 50,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट किया तो 30,000 क्रेडिट। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट का वो बराबर होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की जो नींव है वो लुका पचौली ने रखी थी। ये इटालियन मैथमेटिशियन थे और ये लियोनार्डो दा विंची के सहायक भी रहे हैं। और इन्होंने 1494 में यानी 1494 में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने पहली बार बताया कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, यानी डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट भी इन्हीं की देन है। डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं वो भी इन्होंने बताए, और साथ ही डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिस्टम को फॉलो करते हुए क्या रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए वो भी इन्होंने बताया।
तो जो मॉडर्न डे अकाउंटिंग सिस्टम है उसका जो नींव है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग पर बेस्ड है, इनके दिए हुए प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, इनके दिए हुए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पे बेस्ड है, और इसी काम के लिए इनको जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अब बैक टू फीचर्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। सबसे पहले है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हम ट्रांजैक्शंस को उस समय रिकॉर्ड करते हैं जबकि वो ड्यू हुए या एक्रू हुए हैं। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के रिगार्डिंग मैंने पिछला वीडियो बनाया था जो कि अपलोड हो चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख लीजिएगा, और साथ ही स्क्रीन पे भी लिंक आ रहा होगा तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, पूरा डिटेल में बना है। फिलहाल शॉर्ट में मैं एक्रूअल बेसिस बता देती हूँ कि इनकम को तब रिकॉर्ड किया जाता है जबकि वो ड्यू हो गई है। जैसे कि अगर हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं तो आज जब हम गुड्स बेच रहे हैं तभी हम सेल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे और तभी हम सेल्स को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसी तरह से किसी एक्सपेंस को उसी समय हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस समय की वो ड्यू होता है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनती है। दूसरा है कि इसमें दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग इस पे बेस्ड है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों को ही बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम 5 अकाउंट्स बनाते हैं जो हैं असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो असेट्स को हम कहते हैं रियल अकाउंट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे, और इनकम एंड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आ रहा है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये 5 अकाउंट्स जो हैं वो डबल एंट्री बुक कीपिंग में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें जो डेबिट और क्रेडिट है उसके रूल्स को स्पेसिफाई किया गया है और बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल्स या नियम को फॉलो करते हुए डबल एंट्री बुक कीपिंग की जाती है। तो कोई भी अपनी मर्जी से जो है काम नहीं कर सकता, जो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करेगा उसे ये नियम और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी के साथ डबल एंट्री बुक कीपिंग में ट्रायल बैलेंस बनाना इजी हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हम हर एक किसी ट्रांजैक्शन के को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक अकाउंट के डेबिट में एंट्री होती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में भी एंट्री होती है। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों को अकाउंट सारे क्लोज करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट में आपके पास काफी सारे बैलेंसेस होंगे। जब आप उसको एक लीनियर शीट पे रखते हैं तो जितने डेबिट बैलेंस हैं उसका टोटल क्रेडिट बैलेंस के टोटल के बराबर होना चाहिए, इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि हो सकता है किसी एंट्री में हमने गलती की हो, एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया हो दूसरा नहीं किया हो, और या फिर कोई अर्थमेटिकल एरर भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना इजी हो जाता है तो हमारे लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अकाउंट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो इनकम एंड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ये अलग से हम बनाते हैं कि कितनी इनकम मिली है कितना एक्सपेंसेस हुआ है। तो इनकम में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आ जाता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना इसमें ईजी हो जाता है। उसी तरह से क्योंकि हम असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रैक करते रहते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस शीट को भी बना सकते हैं। अब है इंटरनल चेक पॉसिबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस हम जब बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं कोई गलती की हुई है, तो उस गलती को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरनल चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है कि किसी एक ट्रांजेक्शन के को हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया हो लेकिन क्रेडिट में रिकॉर्ड करना भूल गए हो। उसी के साथ देखिए कि जो डबल एंट्री बुक कीपिंग है ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग पर अगर अकाउंट्स मेंटेन किया गया है तो उसे मान्यता देती हैं, यानी कि वो मान्य है, और इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है इसे एक्सेप्ट करती है।
कि डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो चाहे बड़े बिजनेस हो, सभी के लिए ये यूजफुल है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो सबके लिए यूजफुल है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है इसको एक्सेप्ट करती हैं, इंटरनल चेक पॉसिबल है, हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, और इसी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम एंड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इन सबको हम साथ साथ ट्रैक करते रहते हैं। अब है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। देखिए, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में हर एक ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक ही एंट्री की जाती है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो है एक्चुअल में कोई सिस्टम ही नहीं है। डबल एंट्री बुक कीपिंग में से एक एस्पेक्ट को मिस कर दिया तो वो सिंगल एंट्री बन गया, तो इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। दो अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं, और वो दोनों अकाउंट्स है कैश अकाउंट, जिससे कैश ट्रैक होता रहे कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, और दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट कि किससे पैसा लेना है और किसको देना है। इसके अलावा इसमें ना तो कोई असेट्स का अकाउंट बनता है, ना कोई लायबिलिटीज का अकाउंट बनता है, और ये जो है कैश बेसिस पे बनाया जाता है। अगेन कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस जो है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप प्लीज एक बार गो थ्रू होइएगा। कैश बेसिस का मतलब होता है कि हम इनकम को तब रिकॉर्ड करते हैं जब एक्चुअल में उसे रिसीव कर लेते हैं, और उसी तरह से एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करते हैं जबकि हम एक्चुअल में उसे पे कर चुके होते हैं। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो कैश बेसिस पे बनता है। अब क्योंकि सिंगल एंट्री में हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे अगर देखें तो यहाँ पर हमने कैश और पर्सनल अकाउंट ही लिया है कि कितना कैश आया कितना कैश गया, ये कैश अकाउंट से पता चलता है, और पर्सनल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं कि भाई किससे कितना पैसा लेना है या किसको कितना देना है। तो क्योंकि इसमें हम जो है बाकी दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं। यानी इसमें आप जो है असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है कि क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट तो होता ही नहीं है इसमें, तो हम ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना सकते हैं। उसी के साथ क्योंकि हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, कोई इनकम अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं, कोई एक्सपेंसेस का अलग से अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस भी इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बना सकते। साथ ही क्योंकि इसमें हम लायबिलिटीज और असेट्स को ट्रैक नहीं करते हैं, अगर मान लीजिए हमने लोन लिया है तो हमारे पास पैसा आया, हम सिर्फ कैश अकाउंट में लिखेंगे और लोन को लिखेंगे ही नहीं, तो लायबिलिटीज तो हमने लिखी ही नहीं। उसी तरह से अगर हमने कोई असेट खरीदी है तो पैसा गया तो हमने कैश अकाउंट में एंट्री कर दी, वो असेट आई तो उसको तो हमने लिखा ही नहीं। तो इस तरह से क्या होता है कि असेट्स और लायबिलिटीज तो इसमें हम ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं। जब हम असेट्स और लायबिलिटीज ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो हम बैलेंस शीट भी नहीं बना पाते हैं, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है उसे रिकमेंड नहीं करती हैं। यानी कि जब आप इनकम टैक्स के लिए अपने रिटर्न्स फाइल करेंगे तो आप सिंगल एंट्री बुक कीपिंग से जो है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, और तब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करना होगा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है वो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग को रिकमेंड नहीं करती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हम फ्रॉड या एरर्स को पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि सिंगल एंट्री में कोई सेट रूल्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, सब अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग जो है वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें हम फ्रॉड को भी नहीं रोक सकते हैं, और अगर कोई किसी ने फ्रॉड किया तो हम उसका पता भी नहीं लगा सकते हैं, और साथ में हम एरर का भी पता नहीं लगा पाते हैं कि जी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड हमने किया है या रिकॉर्ड करने से छूट गया है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस। अगर एडवांटेजेस देखें तो पहला एडवांटेज तो ये है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है समझना, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कैश मेंटेन करना है और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करना है। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव ये है कि इसलिए है क्योंकि आपको एक ही जगह एंट्री करनी है, तो आपको ज्यादा लंबे चौड़े कहना चाहिए अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन नहीं करनी है, बहुत सारे अकाउंट्स नहीं खोलने हैं,
तो इस वजह से कॉस्ट इफेक्टिव है। थर्ड है कि टाइम सेविंग है, आप हर एक ट्रांजैक्शन की एक ही जगह एंट्री करते हैं, दूसरी जगह एंट्री ही नहीं करते हैं, तो लेजर अकाउंट्स बनते ही नहीं है, तो वो हमारा टाइम सेव हो जाता है। फोर्थ है कि जो बहुत ही स्मॉल बिजनेसेस हैं या जो न्यू एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने अभी काम शुरू ही किया है, उन लोगों के लिए ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है सुइटेबल हो सकता है, क्योंकि वो लोग अभी इतने लार्ज स्केल पे काम नहीं करते हैं कि वो अपने लिए कोई प्रोफेशनल हायर करें या प्रॉपर अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करें। तो उनका मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। और ये जो है डेली फ्लो ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस को कैप्चर करता है, यानी कि हर रोज जो है कितनी इनकम हुई, कितनी एक्सपेंसेस हुई, कैश बेसिस पे वो देखी जाती है। और साथ ही जो है ये मेमोरी को रिप्लेस करता है। अगर मान लीजिए आप अकाउंटिंग बुक्स नहीं भी रखना चाहते हैं, तो भी तो आपको याद तो रखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया, और इतना सब कुछ याद रख पाना मुश्किल होता है। तो हम जो है सिंगल एंट्री से भी अगर बुक कीपिंग करते हैं तो ये सब चीजें जो है मैनेज करना ईजी हो जाता है। नाउ कम्स डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि ये अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं। हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करता है, तो उनके जो अकाउंटिंग बुक्स हैं वो कंपेरेबल भी नहीं होती हैं। सेकंड है कि हम इसमें एरर्स और फ्रॉड्स को स्पॉट नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, जैसा कि डबल एंट्री में पॉसिबल है। इसमें अगर कोई गलती हुई है, किसी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो गलती हमें पता नहीं चलेगी। और अगेन जैसा कि इसमें कोई सेट रूल्स नहीं है, तो हर कोई अपनी मर्जी से जो है अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करता है, तो अगर किसी ने कोई फ्रॉड भी किया है तो उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है कि ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, और कैश बेसिस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का सेम ईयर में या करेक्ट ईयर में मैच हो पाना मुश्किल होता है। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच नहीं करता है। अब है कि क्योंकि हम इसमें असेट्स लायबिलिटीज को ट्रैक नहीं करते हैं, साथ ही हम इनकम और एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हैं और बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में आपने बुक कीपिंग की है और अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सिंगल एंट्री को हमें डबल एंट्री में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है कि हम इसमें असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रैक नहीं करते। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने लोन लिया है 1 लाख रुपीज का, तो हम कैश अकाउंट में लिखेंगे कि 1 लाख रुपीज आए, हमने लायबिलिटीज को लिखा ही नहीं, लोन को लिखा ही नहीं, तो लायबिलिटीज तो ट्रैक ही नहीं हुई। उसी तरह से जब हम कोई असेट परचेज करते हैं तो हमने कैश गया वो लिख दिया, लेकिन वो असेट आई वो तो हमने लिखा ही नहीं, तो असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रैक करना इसमें मुश्किल होता है, और यही रीजन है कि बैलेंस शीट बनाना भी मुश्किल होता है। फिर है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। आप इसमें जो है मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बढ़ा चढ़ा करके आप चीजें भी दिखा सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने कोई रूल तो फॉलो नहीं किया है। अगर रूल फॉलो करते हैं तो फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट है कि टैक्स अथॉरिटीज इसे रिकमेंड नहीं करती हैं, या टैक्स अथॉरिटीज जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो ये जो अकाउंट्स है वो इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड नेक्स्ट है कि ये बिग एंटरप्राइजेस के लिए सुइटेबल नहीं है, जहां पर कैश के साथ साथ क्रेडिट में भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहां पर ये जो है बड़ा क्लम्सी हो जाता है और इसे मैनेज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और लास्ट है कि क्योंकि इसमें कोई अकाउंट्स रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेबल्स और इन्वेंट्रीज वगैरह हम नहीं लिखते हैं, इसलिए ये सिस्टम जो है वो यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सबसे पहले हम लेंगे कि ये साइंटिफिक है, क्योंकि हर एक एंट्री के हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी ले डाउन किए गए हैं कि कैसे डेबिट होना है, कैसे क्रेडिट होना है, क्या उसके रूल्स हैं। साथ ही जो है डबल एंट्री के सिस्टम से बुक कीपिंग करने के लिए प्रिंसिपल्स भी फॉर्मुलेट किए गए हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ये सिस्टम जो है वो साइंटिफिक कहलाता है।
अगेन इंटरनल चेक और कंट्रोल पॉसिबल है, जैसे कि हमने डबल एंट्री में कहा कि हर एक डेबिट के मैच में इक्विवेलेंट क्रेडिट होगा। तो अगर मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं कोई गलती हुई है, तो वो एरर्स वगैरह भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रैक करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम डबल एंट्री में 5 अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज का भी अकाउंट होता है। तो अगर हमने लोन लिया है तो हम लोन को डेबिट, हम लोन को लिखेंगे और साथ में कैश को लिखेंगे, हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। तो जब हमने लोन को भी रिकॉर्ड किया तो एक रिकॉर्डिंग हो गई कि ये लायबिलिटीज अराइज हुई है। उसी तरह से जब हम असेट्स खरीदेंगे तो हम असेट्स को भी रिकॉर्ड करेंगे और साथ में कैश को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो एक ट्रैक हो गया कि जी ये असेट हमारे पास है। तो इसमें असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इन सब का अकाउंट बनता है, इसलिए असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रैक करना ईजी हो जाता है। साथ ही क्योंकि डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट होते हैं, तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और एट द एंड ऑफ द पीरियड आप देखते हैं कि टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस। और अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है तो आप जानना चाहेंगे या हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। हो सकता है कि कोई एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ हो, दूसरा एस्पेक्ट मिस हो गया हो, तो ये जो है ट्रैक करना ईजी हो जाता है। साथ ही जो है इसमें क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इनकम को भी रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इजी हो जाता है और हम इजीली बना सकते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम रेवेन्यू या इनकम और एक्सपेंसेस से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसी तरह से जब हम जो है बैलेंस शीट बना करके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट कर सकते हैं। ये सभी बिजनेसेस के लिए स्वीटेबल है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, ये सबके लिए स्वीटेबल है। और ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसे एक्सेप्ट करती है, इसलिए सबके लिए स्वीटेबल है। तो ये इसके हैं एडवांटेजेस। अब हम लेते हैं बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं और साथ में प्रिंसिपल्स हैं और सबकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दूसरा है ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे हमें जर्नल्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो ये जो है एक्सपेंसिव है। थर्ड है कि टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्रीज होनी है, डेबिट और क्रेडिट में, तो एक के डेबिट में दूसरे के क्रेडिट में, तो हर बार हमें 2 एंट्रीज करनी पड़ती हैं हर एक ट्रांजैक्शन की, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। साथ ही इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत है जो सिंगल एंट्री में नहीं होती। सिंगल एंट्री में तो क्या होता है कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं और आप बस कैश फ्लो को जो है वो आप ट्रैक करते रहते हैं। जबकि डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्योंकि प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, तो इनकी सही नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसलिए डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम से बुक कीपिंग करते समय प्रोफेशनल नॉलेज का होना ज़रूरी है। एंड लास्ट है कि ये जो बहुत ही छोटे बिजनेसेस हैं या जो नए एंटरप्राइज हैं जिन्होंने अभी काम शुरू किया है, उनके लिए ये शायद स्वीटेबल नहीं होगा क्योंकि वो प्रोफेशनल अपने यहाँ रखें जो कि अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करें या फिर जो है हर एक ट्रांजैक्शन की 2 जगह एंट्री करें, वो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता। इस समय जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो मेन फोकस होता है कि कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, उसी को ट्रैक करने का मेन फोकस होता है। तो हो सकता है कि जो बहुत ही स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए ये यूजफुल ना हो। अब हम लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। तो सबसे पहला जो डिफरेंस का बेसिस है दैट इज बेसिस। देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो आपका कैश बेसिस पे बनता है। द सेकेंड डिफरेंस इज प्रिंसिपल्स। डबल एंट्री को से बुक कीपिंग करने के लिए
काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो रखे गए हैं और उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है जब हम डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम के लिए कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। इसमें जो बुक कीपर है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपने बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग जो है बुक कीपिंग करता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। डबल एंट्री में हर एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट में, यानी हर एक अगर एक अकाउंट के डेबिट में एंट्री की जाएगी तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री की जाएगी, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक ही एंट्री की जाती है। तो इसलिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम को जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कि डबल एंट्री में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि डबल एंट्री में हम 5 अकाउंट्स बनाते हैं। असेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, इनकम और रेवेन्यू है एंड एक्सपेंसेस है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में जो है हम सिर्फ 2 ही अकाउंट्स बनाते हैं, एक होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट बेसिस इज ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हैं क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट होता है, हर एक ट्रांजैक्शन की दो जगह एंट्री होती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस को एक लीनियर शीट पे रखेंगे और फिर उसके बाद आप उनका टोटल कर सकते हैं कि टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्योंकि एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है तो उसमें ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि डबल एंट्री में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और हम इसमें डबल एंट्री में 5 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जिसमें हम इनकम भी लेते हैं, एक्सपेंसेस भी लेते हैं और साथ ही हम असेट्स और लायबिलिटीज वगैरह लेते हैं। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही बैलेंस शीट बना के असेट्स और लायबिलिटीज वगैरह शो कर सकते हैं। जबकि सिंगल एंट्री में क्योंकि हम असेट्स लायबिलिटीज को ट्रैक नहीं करते, हम इनकम और एक्सपेंसेस को भी अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज कि डिपेंडेबिलिटी, कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो ज़्यादा डिपेंडेबल है, यानी अगर देखा जाए क्योंकि ये साइंटिफिक है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी इसे एक्सेप्ट करती हैं इसलिए ये ज़्यादा डिपेंडेबल है। जबकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये डिपेंडेबल नहीं है क्योंकि ये अनसाइंटिफिक है। इसमें हर एक जो बुक कीपर है या बिजनेसमैन है अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करता है, तो इसलिए इसमें डिपेंडेबिलिटी नहीं है, इसमें बायसनेस के भी चांसेस हैं, मैनिपुलेशन के भी चांसेस हैं और हो सकता है कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा करके दिखाई गई हो, जबकि डबल एंट्री में जो है डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट बेसिस इज एक्सेप्टेबिलिटी। देखिए डबल एंट्री बुक कीपिंग जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज एक्सेप्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड लास्ट डिफरेंस इज सुइटेबिलिटी। देखिए डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हर एक के लिए सुइटेबल है, चाहे वो छोटे बिजनेस हो, चाहे बड़े बिजनेस हो, चाहे नए बिजनेस हो, चाहे पुराने बिजनेस हो, सबके लिए सुइटेबल है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ उन्हीं के लिए सुइटेबल है जो कि अभी नए एंट्रेंट्स हैं, यानी जिन्होंने अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है और जिनका मेन फोकस जो है वो कैश को ट्रैक करना है या कैश फ्लो को ट्रैक करना है, ना कि असेट्स लायबिलिटीज वगैरह को ट्रैक करना। तो इस तरह से डबल एंट्री और सिंगल एंट्री दोनों के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं और दोनों में डिफरेंस भी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा और आप अपनी सजेशंस और कमेंट्स से मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी
लर्निंग।